बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ वे इफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। ये मुकदमा कौन सा है और इसके बाद आगे क्या है? आगे सिर्फ खाई है। हाँ, सब के लिए मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रहे हैं या मामला वापसी की तरफ शुरू हो गए हैं। ईवान सदर में एक और बड़ी मुलाकात हुई है, उसके बड़े चर्चे हैं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सदर अलवी की मुद्दत सदारत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक ईवान सदर में मौजूद है, जिसका मतलब ये कि आरफ अलवी साहब कहीं नहीं जा रहे, वो कंटिन्यू करेंगे। ये खबर मैं आपको दे चुका हूं कि उन्हें इस्तीफा देने से रोका गया, लेकिन क्या वो अपने फैसले पर कायम है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने सदर मुमलकत आरफ अलवी पर खूब चढ़ाई कर दी है और उन्होंने लिए हैं खूब लत्ते। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स का फैसला कल सुना दिया। और अब वो चूंकि फैसला आ चुका है तो हम उस पर खुलकर बात कर सकते हैं कि ये फैसला कैसा था। बहुत अच्छा था, एक्स्ट्रॉर्डनरी था, या ये मुनाफकत से भरपूर फैसला था जिसकी बाज़गश्त जो है वो बड़ी देर तक सुनाई देगी। और उमर अता बंदयाल साहब ने जाते जाते अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ी मारी है, वो क्यों मारी है, उस पर करेंगे बात। इसके अलावा फौज से अवाम को बड़ी शिकायतें पैदा हो गई हैं। पाकिस्तानी अवाम फौज से वैसे तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त अवाम की बड़ी तादाद फौज से शिकवा के नुकना है। आर्मी चीफ से गिले शिकवे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उस पर करेंगे बात। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने भी रिएक्शन दिया है। कल मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में थे और उन्होंने कुछ साथियों से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दिए। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की और एक फैसले का उन्हें सबब करार दिया, जिसका जवाब बिलावल भुट्टो ने दिया है। बिलावल भुट्टो ने और भी बहुत सी बातें की हैं, उस पर बात करेंगे कि उनके बयान के बाद क्या सूरत हाल सकती है, क्या पीडीएम में इत्तेहाद बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर यह कि शेर वापस आ रहा है, और शेर ने जब वापसी के लिए किसी का सहारा नहीं लिया बल्कि खुद ही अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। यानी नवाज शरीफ ने अपनी वतन वापसी की डेट भी बता दी है, फ्लाइट भी बता दी है, और भी कुछ चीज़ें बताई हैं, और अपनी वापसी का उन्होंने पहली बार खुद से ऐलान किया है। इससे पहले उनके कुर्बो जवार के लोग और करीबी जराए ये दावा कर रहे थे कि वापस आएंगे, लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने खुद वापस आने का फैसला किया है। 90% लोगों ने बिजली के बिल जमा करा दिए, जबकि 10% लोग इस इंतजार में है कि हुकूमत कोई उनके लिए रिलीफ का एहतमाम करे। तो आज वजीर तवानाई ने यह बताया कि रिलीफ के बारे में कोई खबर आएगी तो मंडे तक आएगी। आईएमएफ को प्रपोजल भेजे हुए हैं और आईएमएफ इस पर मंडे तक फैसला करेगी। तो लगता है यूं कि हुकूमत ने गो स्लो की पॉलिसी के तहत बिलाखिर अवाम को मजबूर कर दिया है कि वो बिजली के बिल जमा कराएं। और वो जो अवाम पिछले चंद रोज में सड़कों पर निकले, गुस्से का इजहार किया, बिल फाड़े, लेस्को, फेस्को और बिजली की जो तमाम जो एजेंसीज हैं उनके लोगों को उनकी पिटाई की, और जो मीटर उतारने वाले लोग थे उनको भी फैंटी लगाई। तो अवाम को गुस्सा निकल गया है, लेकिन मरता क्या ना करता के मजाक अवाम ने बिल जमा करा दिए, क्योंकि 90% अवाम नहीं चाहते कि उनके मीटर कटे, क्योंकि एक बार मीटर कट जाए तो उसे दोबारा लगवाना जान जोखिम का काम होता है। तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमत ने अवाम से काम निकलवा लिया है। तो सबसे पहले खबर भी इसी हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। वो खबर ये है कि अवाम फौज से नाराज हैं। अवाम फौज से नाराज क्यों है? अवाम ये कहते हैं कि पिछले 24 से 48 घंटों में जिस तरह आर्मी चीफ एक्टिव हुए, फौज एक्टिव हुई है, तो डॉलर जो है वो काफी हद तक नीचे आया। इंटरबैंक में ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 35 रुपए नीचे आया है, और इंटरबैंक में भी डॉलर नीचे आया है। और इस बात का गालिब इम्कान ये है कि ये डॉलर अगले चंद रोज में 300 से नीचे आ सकता है। इसके अलावा स्मगलिंग रुक गई है, चीनी की कीमत कम हुई है, और बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं कि जो कि अवाम ये समझती है कि इससे पहले क्यों नहीं किए गए। अवाम का शिकवा फौज से ये है कि अगर डंडा चलाने से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, डॉलर सस्ता किया जा सकता है, चीनी की कीमत वापस हो सकती है, तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो सकती। तो अवाम को फौज से शिकवा ये है कि ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था, उन्होंने अब क्यों किया। और सियासतदानों पर तनकीद ये हो रही है कि उन्होंने अपने अदवार में इस तरह चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जिस तरह फौज कंट्रोल कर लेती है। तो इसकी बड़ी सीधी सीधी तौजीह है, यानी जिनके पास डंडा है, माइट इज राइट, माई वे इज हाईवे, और डंडा जो पीर है बिगड़े तिगड़ों का, जब डंडा उठाया है और क्रैकडाउन शुरू हुए हैं और लोगों को
बुला बुला के समझाया गया है। पेशावर में जो करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट थी वो तारीख में पहली बार बंद हुई है। अगर ये मार्केट बंद ना होती तो डॉलर तो शूट कर गया था। तो जो बुराई के मराकज है उनको आइडेंटिफाई करके रोका गया, और रोका डंडे के जोर पे गया। अगर यही काम कोई सिविल गवर्नमेंट करती तो फिर पेशावर के अवाम सड़कों पर होते और हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लग रहे होते, और मुल्क में एक अनरेस्ट पैदा हो चुका होता, और वो दीगर माफियाज के साथ मिलकर मुल्क में कोई और क्राइसिस पैदा कर चुके होते। मसलन अगर अगर घी वालों पर कोई बुराई आती है तो वो आटे वालों को कहते हैं कि तुम कीमतें बढ़ा दो, और आटे वाले मैदान में आके एक नया क्राइसिस पैदा कर देते हैं। आटे वालों पे कोई बुराई होती है वो चीनी वालों को आगे कर देते हैं। अब चीनी वालों पे बुराई आई है, चीनी वालों को पकड़ा जा रहा है, तो आटे वाले मैदान में आ गए और आटा महंगा करना शुरू कर दिया। तो ये मुल्क के अंदर जो माफिया है इनका बहुत बड़ा नेक्सस है। अब ये माफिया वो है जो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट क्लास है उसमें भी शामिल है, क्योंकि यही लोग माल कमा कर आवाम को दोनों हाथों से लूट कर इलेक्शन लड़ने के काबिल होते हैं। आम आदमी तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मुल्क के जो बड़े बड़े ईवान हैं उन तक पहुंचने के लिए आपको जो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, वो फिर इसी तरह की ब्लैक मनी होती है, इसी तरह की कोई नाजायज आमदनी होती है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, दोनों हाथों से दौलत लुटाते हैं और फिर दोनों हाथों से लूटते हैं। तो दौलत वही लुटाई जा सकती है जो आपने लूटी हो, जो मेहनत से कमाई हो वो आप लुटा नहीं सकते। तो ये जो नेक्सस है इसके ऊपर अवाम नाराज है कि अब फौज अगर ये नेक्सस तोड़ सकती है तो ये नेक्सस जो है सियासतदान क्यों नहीं तोड़ सकते, और फौज अगर ये सब कुछ कर सकती थी तो पहले क्यों नहीं किया। यानी किसी सिविल हुकूमत की मदद भी इस तरीके से की जा सकती थी कि उसको ऊपर उंगलियां ना उठती, उसको महंगाई के जिन से निजात मिल जाती। तो ये एक शिकवा फौज के हवाले से और आर्मी चीफ के हवाले से है, और इसमें कोई शक नहीं कि लोग ये समझते हैं कि आर्मी चीफ के इकदाम से मुल्क में एक होप उम्मीद पैदा हो गई है कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, महंगाई भी वापस होगी, और ये जितना मैस क्रिएट किया हुआ है ये भी वापस होगा। ये तो हो गई एक खबर। दूसरी खबर है सदर मुमलकत आरफ अलवी के हवाले से। उनके इक़्तिदार की मुद्दत ख़त्म हो गई है, और आज जो उनका दिन है इक़्तिदार में आइनी तौर पर, यानी ये गैर आइनी पहला दिन है, आइनी तौर पर उनकी सदारत ख़त्म हो गई है। और अगर ये सदर आइन और कानून के इतने पासदार हों तो फिर उनको चाहिए ये था कि वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने पर घर चले जाते। लेकिन वो कहते हैं ना, इक़्तिदार किसको बुरा लगता है, कुर्सी किसी को बुरी नहीं लगती, और अगर वो मिल रही हो एक्सटेंशन में तो बिल्कुल बुरी नहीं लगती। तो अलवी साहब ने भी एक्सटेंशन ले ली है, हंसी खुशी ले ली है, और अब वो आइन की और कानून की बातें करके लोगों को जो सबक पढ़ाया करते थे अब उसके बिल्कुल बरखिलाफ चल रहे हैं। आइन में इस बात की कोई इजाज़त नहीं है कि आप अपनी मुद्दत से एक दिन भी आगे जाएं। हाँ, चूंकि इस वक्त मुल्क में बहरान है और पार्लियामेंट भी मौजूद नहीं है कि जो कि नए सदर का इंतखाब कर सके, तो मौजूदा सदर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो यही वो कानून के अंदर बारीक नुकात होते हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब पिछली हुकूमत ने जो तरमीम की, जिसके तहत वो आइनी मुद्दत जो है इलेक्शन की 90 रोज से आगे ले गए, और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया। तो आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन पार्लियामेंट पास चूंकि इख्तियार होता है कि वो तरमीम कर सकती है, तो तरमीम करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने इस बात का फैसला किया कि इलेक्शन 3 माह में नहीं होंगे, बल्कि पहले हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, और ये बात भी, ये इख्तियार भी उन्हें पार्लियामेंट ने दिया है। और पार्लियामेंट के इस कानून को बाकायदा सदर ने दस्तखत करके अप्रूव किया हुआ है। तो सदर मुमलकत इसीलिए इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते कि उन्होंने उस बिल पर दस्तखत किए हुए जिसके तहत इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो सदर आईनी तौर पर अपने इख्तियारात जो है वो गिव अप कर चुके हैं। तो इसीलिए वो कल साले जाफर साहब ने खबर छापी कि सदर मुस्तफी होंगे या ईवान सदर में लेम डक यानी लंगड़ी बतख की तरह वक्त गुजारेंगे। वैसे तो साले जाफर साहब के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता, बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, लेकिन वो कासा लेसी में खासे मशहूर हैं, और उनके इस रिमार्क्स को मैं मजम्मत करता हूँ। किसी भी आला ओहदे पर बैठे हो शख्स को इस तरह बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना चाहिए, चाहे हाँ उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको अपने किसी भी आला आईनी ओहदे पर बैठे हो शख्स की तौहीन करने का कोई हक नहीं है, ना होना चाहिए। उनके फैसलों पर जरूर आप तनकीद कर सकते हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी को लंगड़ी बतख कहना बड़ी ज्यादती है। साले जाफर साहब, आपने सदर को लंगड़ी बतख कह दिया, कल को आपको कोई
इसी तरह का कोई लकब दे दे तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, हमें उसकी भी मजम्मत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर आप लाख एतराज करें, लेकिन चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, जब तक वो इस ओहदे पर मौजूद है उनके फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन उनकी ज़ात पर तनकीद करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। अब उनके फैसलों को अगर आप देखें तो कल जो उन्होंने फैसला दिया ऑडियो लीक कमीशन का, तो वो फैसला यकीनी तौर पर पाकिस्तान के किसी भी बच्चे से भी आप पूछ रहे तो आपको बताएगा कि वो फैसला कैसा है। ये कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला नहीं था, और वैसे भी फैसले अगर अपने वक्त पे ना आए तो अपनी अहमियत खो देते हैं। तो मुक्का जिसे आप लड़ाई में इस्तेमाल ना कर सके, लड़ाई के बाद उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ये फैसला ऐसा ही है। इस फैसले के जरिए तीन रुकनी बेंच, ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि बाकी के जो दो फाजिल जज साहबान है, तीनों ने ये जाहिर कर दिया कि अदालती फैसलों के हवाले से वो बाइस, ना सिर्फ बाइस है बल्कि वो मुनाफकत की हद तक आगे जा चुके हैं। जरा सख्त लफ्ज है, लेकिन ये फैसला मुनाफकत से अबारत है। और फिर हुकूमत के जाने के बाद तो फैसला देना, यानी जब हुकूमत थी तो आप फैसला दे देते, अच्छा था बुरा था, इसके कोई असरात होते ना होते, अगर आप हक पे थे, इंसाफ पे थे, मेरिट पे थे तो फैसला देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त फैसला न देकर जिस कंप्रोमाइज यानी मुसलहत का इजहार किया गया, उसने बता दिया कि हमारी जुडिशरी दुनिया के अंदर सबसे नीचे क्यों है, कि ये वक्त पे फैसले नहीं करते। एक तो फैसले ठीक नहीं करते, दूसरा वक्त पे नहीं करते, और ना वक्त पे फैसले सुनाते, और तीसरा जब फैसले करते हैं तो वो मुनाफकत और बाइसनेस यानी जानबदारी से भरे होते हैं। ये फैसला नो डाउट पाकिस्तान की अदालती तहरीर में बड़े सियाल अल्फाज में लिखा जाएगा, और बदयाल साहब ने जाने से पहले ये फैसला करके खुद को खासा, यानी वो जो लोग उनके बारे में सोचते थे उस कंट्रोवर्शियल है, जानिबदार है, और उनमें फैसला करने की सलाहियत नहीं थी। यानी ये शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे के काबिल नहीं था। चीफ जस्टिस का ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप खुद को उस ओहदे के काबिल नहीं बना सकते, या उस ओहदे के आप काबिल नहीं, तो आपको चाहिए था कि आप ओहदा छोड़ देते। लेकिन बहरहाल इस केस में, जो कि बड़ा वाजिया केस था, जिसमें उनकी सास की और उनकी सास की सहेली की आवाज़ थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इसे अदलिया पर हमला करार दे दिया गया। या शायद उस वक्त हालात ऐसे हो, या उस वक्त जुडिशरी जो है वो खुद को किसी दबाव में महसूस कर रही होगी। तो ये जो फैसला है, ये सारे इसके अंदर रिफ्लेक्शन नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में पीडीएम हुकूमत का जजेस पर एतराज मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जो जारी किया वो 32 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और उसमें उन्होंने तीनों जजों पर उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। अदालत के मुताबिक उन्होंने नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताखीर की, जजों को हरासा किया, और 15 मई को वफाकी हुकूमत ने पावर शो किया, जो कि अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। तो ये इसके अंदर जो एक और बड़ा जुमला लिखा गया वो ये था कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, और 1 मार्च 2023 से कहा गया 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरख्वास्त मुस्तरद की। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने की बजाय नजरसानी अपील के पीछे जा चुकी, और जिसका मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। तो इस फैसले में ये कहा गया कि इदारे ने हुकूमत के इस रवैये को बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त किया और हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस फैसले में जितने भी जवाब उन्होंने दिए हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं। 14 मई को भी पंजाब में इलेक्शन के लिए हम तैयार थे। उन्होंने कहा ताहीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि जो कठपुतलियां बनाते हैं उन्हें भी इल्म हो गया होगा कि मजीद तजर्बे नहीं चल सकते। जो कहता था सबको जेलों में डालूंगा, वो आज जेल में है। तो उन्होंने कहा वो कठपुतलियां बनाने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बे करना छोड़ दे, अवाम को अपने फैसले करने दिए जाए। लोग अगर नवाज शरीफ को चुनते हैं तो नवाज शरीफ, अगर पीपल पार्टी को चुनते हैं तो पीपल पार्टी, और अगर पीटीआई को चुनेंगे तो भी हमें कबूल करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई इलेक्शन से हम नहीं भागे। ये उन्होंने मौलाना फजल रहमान के उस स्टेटमेंट के बाद जवाब दिया जिसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि 14 मई के इलेक्शन से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी। इसके अलावा नवाज शरीफ ने जुमे को अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ लंदन में मीटिंग की और पहली बार वतन वापसी के हवाले से गुफ्तगू की। इस पार्टी मीटिंग में शहबाज शरीफ चौधरी, तनवीर, दानियाल चौधरी और भी लोग शामिल थे। उसमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की खत्मी तारीख का ऐलान आइंदा 10 रोज में कर दिया जाएगा।
खुद उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। नवाज शरीफ ने उन्होंने कहा जी कि अक्टूबर में मैं वापस आ रहा हूँ। और 2019 में गए थे नवाज शरीफ लंदन, जब वो उनके प्लेन गिर गए थे। इसके अलावा शहबाज शरीफ भी लंदन में मुकीम है और उनको भी कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो अब उन्होंने उसको चेकअप कराया है। तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब वो कैंसर से क्योर हो चुके हैं, सेहत याब हो चुके हैं और इलाज के बाद उनका कैंसर वापस नहीं आया। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उनकी वापसी के हवाले से इंतजाम को देखेंगे। इसके अलावा जियो न्यूज़ की खबर है कि बदनवानी के इल्जाम के तहत आम शख्सियात को बैरून मुल्क जाने से रोकने की तैयारी की गई है और जो स्टॉप लिस्ट है वो बढ़ गई है। कराची का जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर तैनात FIA इमिग्रेशन के आम जराये ने बताया है कि इमिग्रेशन की स्टॉप लिस्ट में शामिल नामों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है और उसमें आला तरीन ओहदों पर फाइज शख्सियात की बजाय उनके करीबी साथियों और उनके साथ तैनात अफसरों के नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बाज़ करीबी साथियों और अफसरान के नाम भी शामिल किए गए हैं। लेकिन हाल ही में जो बैरून मुल्क लोग गए, खुद बिलावल भुट्टो बाहर गए थे, उसके अलावा शर्जील मेमन गए और भी लोग गए थे जिन्होंने दुबई में मशवरे सलाह मशवरे किए, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में नहीं है। FIA ज़राए के मुताबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान शामिल है। इनमें बिल्डर्स भी शामिल है, ताजर और सनतकार भी शामिल है और इस लिस्ट में टैक्स चोरी, हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले बहुत से आम लोग शामिल हैं जिनका नाम करेंसी, चीनी और पेट्रोल की स्मगलिंग में भी आता है। तो ये एक खबर है कि सिंध में जो है मुतअद्दिद आला सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। JIT ने सानिया 9 मई की तहकीकात के दौरान जिना हाउस केस में चेयरमैन PTI इमरान खान, उनकी दो बहनों, इसके अलावा पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को गुनाहगार करार दे दिया है और JIT के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। जराये का कहना है कि JIT की तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान के कहने पर जिना हाउस यानी कोर्ट कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ और इमरान खान ने तफ्तीश में हमला कराने का एतराफ़ किया है। ये JIT की रिपोर्ट का कहना है और ये कहना है कि चेयरमैन PTI को 3 बार शामिल तफ्तीश किया गया और JIT ने अटक जेल में जाकर उनसे बयान रिकॉर्ड किया और अब उनकी 9 मई केस में गिरफ्तारी डाली जा रही है या डाल दी गई है। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे साइफर केस की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई थी और जब तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को जमानत मिली और रिहाई का हुक्म हुआ तो पता चला कि इमरान खान साहब को काफ़ी दिन पहले गिरफ्तारी डालकर साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगले हफ्ते इमरान खान साहब की साइफर केस की समाअत है, उनकी जमानत की अपील की गई है और इस बात का कभी इम्कान है कि उनको जमानत मिल जाएगी क्योंकि काबिल जमानत केस है। तो अब सानिया 9 मई के हवाले से उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब को अभी रिहा करने का किसी का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो अब इससे आगे सिर्फ वो खाई है, यानी अगर सानिया 9 मई या भी वो केस है, इससे बड़ा केस कोई नहीं है कि इमरान खान साहब अगर इस केस में गिरफ्तार होते हैं तो फिर ये मामला सीधा जाएगा फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए और अगले हफ्ता 10 दिन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो इस बात का इम्कान नहीं है कि अदालतें इमरान खान साहब को इस केस से बचा सके, यानी इस केस को फौजी अदालतों में चलाने से रोक सके या कोई ऐसा फैसला दे सके। तो अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब या तो इमरान खान साहब तख्तादार पर जाएंगे या को मामला वापसी का शुरू होगा, यानी बातचीत भी हो सकती है। तो इसी वाले से ईवान सदर में होने वाली एक मुलाकात का बहुत चर्चा है। ये मुलाकात साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की हुई और ये मुलाकात उन्होंने की सदर मुल्कत आरिफ अलवी से। ये मुलाकात उसी मुलाकात का तसलसल करार दी जा रही है जो उससे पिछले जुमे ईवान सदर में हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और DGI से शामिल थे। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई है, ये वही इसी तरह की मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी ने उस वक्त की थी जब शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में थे। इस मुलाकात के बाद फिर हालात बहुत तब्दील हुए और फिर मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो यानी मुश्किलात थी और इसी किस्म की मुश्किलात थी, यानी इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि शहबाज शरीफ कभी बाहर आ सकेंगे और उनके ऊपर केस से उनकी गिरफ्तारियां बार बार हो रही थी। मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जेलों में थी, नैब ने उन्हें पकड़ा हुआ था और इसके अलावा नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हुए थे।
उनको भी सजाएं सुनाई जा चुकी थी। तो एक मरहला ऐसा है कि जब फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं पे कोई बातचीत शुरू हुई और फिर हालात बदल गए। तो इसी तरह की ये मुलाकात भी करार दी जा रही है कि मोहम्मद अली दुरानी ने जो सदर मुमलिकत तारिक अलवी से मुलाकात की है, मुमकिन है कि अब ये बता दिया गया होगा कि भाई इससे आगे मामला हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि आपको 9 मई के केस में फिक्स किया जाएगा। अगर यहाँ भी मामला सेटल नहीं होते, और मामला क्या सेटल होने हैं, मामला ये सेटल होने के पीटीआई में से इमरान खान साहब खुद को या तो अलहदा कर ले, या फिर मुल्क के जो सियासी हालात है उनके ऊपर कंप्रोमाइज कर ले, उनकी जमात जो है वो ज़्यादा शोर शराबा ना करे। जब भी मुल्क के अंदर इलेक्शन की के बारे में सोचा जाएगा उसके ऊपर वो अमल कर ले। तो कहते हैं बुनियादी तौर पर जुबान बंदी। और मैंने आपको बताया था कि पिछले कई माह से तरीके इंसाफ के लोग फौज पर बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे, किसी भी शख्स का नाम नहीं ले रहे, ना डर्टी हैरी, ना फलाना ना फलाना। तो शायद इस रवैये को देखते हुए ये महसूस किया गया कि शायद कुछ लोगों ने सबक सीख लिया है और अब उनको मौका भी दिया जा सकता है, क्योंकि फिर आगे मौका है नहीं। लेकिन अभी कोई बातचीत की नहीं गई, यानी अभी इमरान खान को ये ऑफर नहीं लगाई गई, इमरान खान साहब को डील की पेशकश नहीं की गई। लेकिन अब लगता है कि उससे पहले ये चेक किया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब डील पर राजी हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, और क्या उन्होंने वक्त से कुछ सीखा है, इन हालात से कुछ सीखा है। तो मेरा ख्याल है इस मुलाकात को उसी तनाजर में देखा जा रहा है। ये वो मरहला आप पहुंचा है कि अब खान साहब तख्तादार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर रुकने का रास्ता एक ही, और ना सिर्फ खान साहब है बल्कि उनकी फैमिली की 2 खवातीन भी हैं। तो उनके लिए खास साहब मुश्किल काम है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर है किसी भी जंग का, किसी भी लड़ाई का जो अंजाम है वो बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर होता है। पाकिस्तान में सियासतदानों को उसी तरह यानी उनके ऊपर मुकदमात भी बनते हैं और उनको उनके हवाले से हाइप भी इस तरह की क्रिएट होती है कि बस आज या कल उन्हें बस तख्तादार पर चढ़ा दिया जाएगा। और फिर हमने वक्त को बदलते हुए भी देखा है, हालात रिवर्स होते भी देखे। तो आज की तारीख तक तो अभी तक फौज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या ताकतवर हल्कों की तरफ से इमरान खान साहब को नो लिफ्ट है, और अभी तक उनको कोई भी रिलीफ जो है देने का ना सोचा गया है, ना उसके ऊपर कोई बात हो रही है। लेकिन कुछ लोग रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मुआशी हालात हैं बेहतर करने के लिए कि मुल्क के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो उसके लिए जो है मेरा ख्याल है ये एफर्ट की जा रही है। ये भी यानी ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन शायद 100 में से ये 0.0001% चांस ऐसा हो जिसे आप पीटीआई के लिए रे ऑफ होप कह सकते हैं कि शायद उनसे पूछा गया हो कि हुण अकल आ गई जे, चस आ गई जे, काफ़ी है ना, या कुछ और करिए। तो अगर वो कहेंगे कि नहीं जी ठीक है, हम तो जिस तरह इमरान खान का एटीट्यूड रहा है कि वो कहते हैं कि मुझे जब भी इलेक्शन हो जाएगा मैं जीत जाऊंगा, तो वो इलेक्शन के इंतजार में बैठे हैं। अगर वो कहेंगे जी नहीं मैं इलेक्शन की चाहता हूँ, इलेक्शन के इंतजार में बैठा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है उनके लिए वो जो आखिरी एक रोशनी का की किरण है वो भी बुझा दी जाएगी। तो अब तक के लिए इतने ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरद लोगों में बात करें।